नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजीव नाथ, एस्ट्रोलॉजर दोस्त, बैक विथ यू विलंब के साथ, जिसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी मेरा एक केपी एस्ट्रोलॉजी का बैच अभी तुरंत खत्म हुआ पिछले हफ्ते, तो उसके बाद थोड़ा मैं व्यस्त हो गया किन्हीं कामों में, जिस वजह से मैं कोई नया वीडियो नहीं डाल पाया यूट्यूब पे। तो मैं आज जो वीडियो डाल रहा हूँ वो देखिए, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि करीब 4-5 साल से मैं आपकी सेवा में लगा हूं, लेकिन जितने सब्सक्रिप्शंस मुझे मिलने चाहिए वो इतने नहीं मिलते हैं। व्यूज आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं सब्सक्रिप्शंस क्यों नहीं मिलते हैं, लाइक्स भी नहीं मिलते हैं। एनीवे, आज जो जो टॉपिक हमारा है, दैट अगेन इज माय फेवरेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केपी। इस पर मैं 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, अपने क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, स्टूडेंट्स को समझा चुका हूँ, फॉलोअर्स को समझा चुका हूँ, मेरे पास फोन्स आते हैं, समझाता हूँ, लेकिन तब भी लगता है मुझे उसमें कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो शायद मेरा समझाने का तरीका अभी तक जैसे मैंने समझाया उतना क्लियर नहीं रहा होगा, तो मेरी आज फिर से कोशिश है। और आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो टॉपिक है उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। क्या टॉपिक है? सबलॉर्ड। सबलॉर्ड या उपनक्षत्र। उपनक्षत्र स्वामी को हम लोग कृष्णमूर्ति पद्धति में उसके रोल को हम लोग कैसे देखते हैं, उसका क्या रोल है, वो क्या करता है, उसको हमें कैसे जो है देखना है। अब आई डोंट नो, समहाउ उसमें कुछ है कंफ्यूजन, अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं, क्लैरिटी नहीं आ पाती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा एक नए तरीके से आप लोगों को समझाने का, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसके बाद। चलिए देखते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं। और एक निवेदन और है कि पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। प्लीज वॉच द फुल वीडियो। मेरे वीडियोस थोड़ा लंबे होते हैं, इसलिए कि मैं एक्सप्लेनेशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो देखिए, एक हॉरोस्कोप हमने उठाया है, जिसको एग्जाम्पल हॉरोस्कोप के तौर पे मैं यूज करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सबलॉर्ड आखिर क्या है और कैसे केपी में काम करता है सबलॉर्ड। तो ये देखिए, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ हॉरोस्कोप। ये 1 मिनट, आप 1 सेकंड टाइम मुझे दीजिए। ये देखिए, शायद आपके सामने ये हॉरोस्कोप आ गया होगा। तो ये एक हॉरोस्कोप है एक सज्जन का, जिनकी जिनका मान लीजिए हम कोई एक प्लैनेट ले लेते हैं। आपको पता है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में प्लैनेट्स कैसे कैसे अपना रिजल्ट देते हैं, कैसे अपना जो है वो अपने अपने महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वो कैसे उनके रिजल्ट देने का तरीका आप लोगों को पता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेवल का जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये एक बेसिक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी ग्रह सबसे पहले कैसे रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट कैसा होगा, खराब होगा, अच्छा होगा, वो उसका निर्णय हम कैसे करते हैं हॉरोस्कोप को देख करके। तो चलिए, जैसे कोई हम इसमें एक ग्रह उठा लेते हैं इनका, मान लीजिए हम शुक्र इनका उठा लेते हैं, वीनस। तो अब हम देखिए, ये सिग्निफिकेटर टेबल यहाँ है, सिग्निफिकेटर टेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वीनस इस हॉरोस्कोप में, इनके इस हॉरोस्कोप में, इनके चार्ट में कौन कौन से घरों को वीनस का सिग्निफिकेटर बनता है, यानी कि किस किस घर का वो रिजल्ट देगा। तो इस टेबल को आपको फॉलो करना आना चाहिए, आता ही होगा मैं प्रिज्यूम करता हूं। देखिए, डी कॉलम से स्टार्ट करते हैं हम। डी कॉलम होता है, ये हाउस हाउस नंबर दिया हुआ है 1 से 12, 12 घर होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, 1 से 12। डी कॉलम जो है वो ओनर ऑफ द हाउस का कॉलम है। तो जैसे फर्स्ट कॉलम है, तो उसमें फर्स्ट कॉलम लग्न, लग्न होता है ना, फर्स्ट हाउस। लग्न लग्न का स्वामी कौन है? देखिए, टॉरस लग्न है तो वीनस है। सेकंड होता है इसके नक्षत्र में,
इसके नक्षत्र में, ओनर के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। थर्ड होता है ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस। ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे यहाँ, तो मंगल बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद ऑक्यूपेंट के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो मंगल, मंगल के नक्षत्र में मून और सैटर्न, चंद्रमा और शनि बैठे हुए हैं। इस चीज को आप इधर इस टेबल से भी देख सकते हैं। केपी में रिजल्ट कैसे देखते हैं। जैसे शुक्र ग्रह हमने उठा लिया, तो शुक्र कौन कौन से घरों को यहाँ सिग्निफाई कर रहा है, इस टेबल में देखिए आप। शुक्र कहाँ कहाँ हमें नजर आ रहा है। शुक्र हमें नजर आ रहा है सेकंड हाउस के सामने। शुक्र किसके नक्षत्र में है। कोई भी ग्रह सबसे स्ट्रांगली कृष्णमूर्ति पद्धति में अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, अपने दशा अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में। तो शुक्र किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे शुक्र इस टेबल से भी देख सकते हैं आप। वीनस के सामने क्या लिखा हुआ है, एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड, यानी कि स्टार और नक्षत्र एक ही चीज है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, बुध है। ठीक है, तो यहां आप देखिए, बुध इज द ओनर ऑफ द सेकंड हाउस, और बुध के नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र जो है अपने दशा अंतरदशा में सेकंड हाउस का रिजल्ट देंगे। एक तो सेकंड हाउस का देंगे, उसके बाद स्टेबल में बढ़ते हैं। फिर देखिए थर्ड हाउस के सामने शुक्र लिखा हुआ है, क्योंकि थर्ड हाउस का भी ओनर जो है, आपको मालूम है कृष्णमूर्ति पद्धति में ओनरशिप कैसे देखा जा सकता है, तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ओनरशिप भी हो सकती है। तो सेकंड और थर्ड दोनों का ओनर जो है प्लेसिडियस सिस्टम में मरकरी है, बुध है, और उसके नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र सेकंड हाउस का रिजल्ट देंगे, शुक्र थर्ड हाउस का भी रिजल्ट देंगे, लेकिन सेकंड हाउस का बहुत स्ट्रांगली देंगे, क्योंकि वो ए लेवल सिग्निफिकेटर है। क्योंकि ए और बी में देखिए सेकंड हाउस के सामने कोई भी ग्रह नहीं है, यूरेनस को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। थर्ड हाउस में शुक्र सी लेवल का सिग्निफिकेटर है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं देगा, लेकिन देगा रिजल्ट। तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, दूसरा और तीसरे भाव का शुक्र रिजल्ट देगा। उसके बाद शुक्र को देखिए कहाँ है इस टेबल में, शुक्र हमें छठे भाव के सामने नजर आ रहा है। शुक्र हमें, और ए ग्रेड सेटिंग सिग्निफिकेटर है, क्योंकि ए और बी में कोई नहीं बैठा है। तो शुक्र से हमें क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं, दो, दूसरे भाव का दो, तीन, छ। और देखिए शुक्र कहाँ है, शुक्र हमें 12वें हाउस में नजर आ रहा है, ए ग्रेड सिग्निफिकेटर है। तो दो, तीन, छ और 12, ये चार घरों का रिजल्ट शुक्र देगा। एंड इट इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द लग्न। लग्न का स्वामी है, लग्नेश है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में आखिरी में सबसे कमजोर रिजल्ट जो है वो हाउस लॉर्ड देता है। तो वीनस हमें फर्स्ट हाउस का भी रिजल्ट देगा, लेकिन कमजोरी से देगा, बहुत स्ट्रांगली नहीं देगा, क्योंकि ए, बी और सी तीनों कॉलम में कोई ना कोई ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं ये इसकी ग्रास्पिंग आपको बहुत अच्छे से होगी होगी। अच्छा, अब शुक्र जो है, हमने देख लिया कि शुक्र 1, 2, 3, 6, 12 इनका रिजल्ट देगा हमें। ठीक है, शुक्र हमें इनका रिजल्ट देगा। कब देगा, जब भी शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी। इन सज्जन के लाइफ में शुक्र की महादशा नहीं आएगी, बिकॉज ही विल नॉट लिव दैट लॉन्ग। ओके, तो लेकिन इनके साथ क्या देखा गया कि जब जब शुक्र की अंतरदशाएं आई, तब तब इनको बहुत फायदा हुआ, हर तरीके से फायदा हुआ। अब हम वो देखते हैं कि कैसे हम रिजल्ट को रीड करेंगे। तो उसके लिए देखिए आप लोगों ने देखा होगा, ये एक नाड़ी कोऑर्डिनेट्स का टेबल होता है। इसको मैं खोलता हूँ, देखिए ये देखिए नाड़ी कोऑर्डिनेट्स का टेबल खुल गया। नाड़ी कोऑर्डिनेट्स को कैसे फॉलो करते हैं, तो हम किस ग्रह की बात कर रहे हैं, हम शुक्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम प्लैनेट के सामने शुक्र ढूंढेंगे कहाँ है। शुक्र कहाँ है, ये शुक्र के नाड़ी कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि शुक्र, वीनस जिस भाव का स्वामी है वो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, तो 1 नंबर लिखा हुआ है। और वीनस जिस भाव में बैठा हुआ है, ये यहाँ 11 नंबर भाव, देखिए आप कुंडली में भी देख सकते हैं।
तो वीनस के सामने 1 और 11। वीनस एक स्वामी है फर्स्ट हाउस का, लग्नेश है, और 11वें भाव में बैठा हुआ है। सबसे स्ट्रांगली कोई भी ग्रह कैसे रिजल्ट देता है? अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो उसके नीचे इसका नक्षत्र स्वामी कौन है हमने देख लिया टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स से। शुक्र का नक्षत्र स्वामी जो है वो बुध है। तो यहाँ बुध के सामने आपको लिखा मिलेगा बुध कौन कौन से हाउस को ओन करता है। कौन कौन से हाउस को ओन करता है? तो हमने देखा बुध ओन करता है दो, 2, 3 और 6 को। 2, 3 और 6 को ओन करता है। ठीक है। और बैठा कहाँ है बुध? आप इससे भी देख सकते हैं, बुध जो है बैठे हैं 12वें भाव में। तो 2, 3, 6, 12। अब एक चीज कृष्णमूर्ति पद्धति का फॉर्मूला जो है वो अब हमें सामने ही आ गया कि शुक्र फर्स्ट हाउस और 11th हाउस के रिजल्ट को देगा, रिलेटेड देगा। रिजल्ट किस तरह का होगा? वो किस हाउस से कनेक्टेड रिजल्ट होगा? आप यूं समझिए कि वो दूसरे हाउस से, तीसरे हाउस से, छठे हाउस से और 12वें हाउस भाव से। इसको आप प्लेन लैंग्वेज में समझिए कि शुक्र जो है अपनी अंतर्दशाएं या प्रत्यंतर दशाएं जब भी आएंगी तो दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, छठे भाव का, 12वें भाव का रिजल्ट हमें देगा। अब रिजल्ट किसी भी भाव का अच्छा भी हो सकता है, रिजल्ट किसी भी भाव का खराब भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे दूसरे भाव से हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या रिजल्ट हमें दूसरे भाव से मिलता है? दूसरे भाव हमारे किसी भी हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि वो हाउस ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ है। आपके बैंक बैलेंस का भाव है। दूसरी चीजें तो है ही हैं, वो आपके फैमिली का है, आपके सोसाइटी में स्टेटस का है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो अक्यूमुलेटेड वेल्थ, कितना आपके पास जमा धन है, वो दिखाता है। तो शुक्र हमें सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। शुक्र हमें फिर तीसरे हाउस का रिजल्ट देगा। तीसरा हाउस क्या क्या दिखाता है? बहुत सारी चीजें दिखाता है, जैसे पढ़ाई लिखाई है, जर्नलिज्म है, छोटे भाई से रिश्ता है, शॉर्ट जर्नीज हैं। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड शुक्र रिजल्ट देगा। सेकंड सेकंड से रिलेटेड थर्ड सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट भी शुक्र देगा अपने दशा। छठा भाव क्या देता है? छठा भाव एक ऐसा भाव है जो कि अच्छे रिजल्ट भी देता है और खराब भी देता है। अच्छे कौन कौन से रिजल्ट देता है? शुक्र भी, छठा भाव भी जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है। इनकम जो है फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाता है। ये तो उसका अच्छा साइड हुआ छठे भाव का, अच्छा जो रिजल्ट देगा। नेगेटिव साइड में छठा भाव, जैसे आप लोग सबको पता है कि बीमारी भी देता है। तो सबसे खराब बीमारी दे सकता है। अच्छे में वो इनकम अच्छी दे सकता है और नौकरी भी दे सकता है। 12वां भाव अगेन, 12वां भाव वैसे एक दुष्ट भाव माना जाता है जनरली, क्योंकि ये खर्चे और लॉस का भाव है। इसके भी कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। इसके भी कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जैसे ये आपको ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में ले जा सकता है। आप विदेश आप बिना 12वें भाव के इन्वॉल्वमेंट के नहीं जा सकते हैं। तो ये 2, 3, 6, 12 का शुक्र अपने अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में रिजल्ट देगा, और इन सज्जन को दिया भी, तभी इस कुंडली को मैंने उठाया है। अब सवाल अभी हमने जैसा बोला कि रिजल्ट कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, ये हम कैसे देखेंगे? तो यहां पर कृष्णामूर्ति पद्धति का नियम जो है क्या बोलता है कि कोई भी नक्षत्र अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा। अब वो रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, उसको डिफाइन करता है उस ग्रह का सबलॉर्ड, यानी कि उस ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी। देखें शुक्र का सबलॉर्ड कौन है? यहां पर देखिए आप, सबलॉर्ड लिखा हुआ है सन। सन के सामने क्या लिखा है? 5 और 12। 5 और 12 का क्या मतलब हो गया? पांचवें भाव का
पांचवे फिफ्थ हाउस का सन लॉर्ड है। देखिए आप इस कुंडली में देखिए, यहाँ लियो, पांचवा भाव लियो है। तो सन इज द लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस, और 12वें भाव में बैठा हुआ है सन। यहां देखिए, कर्सर को देखिए। तो 2 3 6 12 के रिजल्ट को सन एज सब लॉर्ड क्वालिफाई करेगा। रिजल्ट अच्छा होगा, खराब होगा। अब नक्षत्र नाड़ी के थ्रू हमने देखा है कई जगह, जैसे लोग पढ़ते हैं, तो इसमें अगर इसी को अगर हम फॉलो करके यहाँ पर कहानी को खत्म कर दें, तो फिर हम क्या बोलेंगे? 5 और 12 सन बुध के, शुक्र के नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, 2 3 6 12 का देगा। लेकिन 6 को कौन नेगेट करता है? 6 से धन आता है, लेकिन 6 के ऊपर अगर पांचवें भाव का असर होगा तो धन नहीं आएगा, क्योंकि पांचवा छठे का नेगेशन है। और इसमें उसके ऊपर से सोने में सुहागा 12वां भाव आ गया, तो बिल्कुल ही खत्म, चौपट कर देगा। सेकंड हाउस भी धन का है, तो दोनों जो है ये धन आएगा, खर्चा करा देगा, लॉस करवा देगा। जो सूर्य की हमें जो है यहाँ सिग्निफिकेशन नजर आ रही है नक्षत्र नाड़ी में, सूर्य जिस भाव में बैठे हैं और जिस भाव के स्वामी हैं, अगर यहीं तक हम अपने डेफिनेशन को होल्ड करते हैं फॉर रीडिंग द रिजल्ट ऑफ अ हॉरोस्कोप, हाउ अ प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट, तो हम यही नजर आता है कि इस आदमी को ना तो पैसा जमा होता बैंक बैलेंस, ना धन कहीं से आता। लेकिन क्योंकि सन जो है, सन में 5 और 12 नंबर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी शुक्र की जब जब अंतर्दशाएं आई, तब तब इनको धन भी बहुत प्राप्त हुआ। इनके करियर में जो है प्रमोशंस हुए। जितने दिन शुक्र की अंतर्दशा चली, हर तरीके से करियर में एडवांसमेंट, तरक्की, सोसाइटी में स्टेटस का बढ़ना, सारा कुछ इनको प्राप्त हुआ। तो आखिर कैसे हुआ? सूर्य तो 5 12 दे रहा है, 5 12 से तो हो नहीं सकता है। तो यहीं पर देखिए, हम लोग जो चूक करते हैं, जो चूक करते हैं हॉरोस्कोप को पढ़ने में, उसी चूक को सुधारने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी थियोरी नहीं है ये, जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। किसकी थियोरी है, मैं ये वीडियो खत्म करने से पहले फिर आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ क्या है कि हम उपनक्षत्र यानी सबलॉर्ड के प्लेसमेंट को देख रहे हैं। 12th हाउस में बैठा है और सबलॉर्ड के ओनरशिप को देख रहे हैं। इससे हम वीनस के वीनस के रिजल्ट्स को 2 3 6 12 को क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छा और खराब होगा। ऐसे नहीं करना है। कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या बोलता है? कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, तो सन जब डिफाइन करेगा क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, तो क्या हमें सन के नक्षत्र स्वामी को नहीं देखना है? क्या ये सन उपनक्षत्र जो है, सबलॉर्ड जो है, इसके नक्षत्र स्वामी, सबलॉर्ड के नक्षत्रा लॉर्ड को नहीं देखना है क्या? हमें देखना है। देखना है, तभी हम सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि शुक्र जो है कैसा रिजल्ट देगा, और रिजल्ट देने में उसका सबलॉर्ड उसको कैसे सपोर्ट करेगा। अब चलिए देखते हैं। तो क्या देखना है हमें? सूर्य का नक्षत्र स्वामी हमें देखना है। देखिए ये, इस वीडियो का ये मैं 2 पार्ट में बताऊंगा। ये अभी हम देख रहे हैं प्लैनेटरी सबलॉर्ड को हम स्टडी कर रहे हैं। प्लैनेटरी सबलॉर्ड यानी कि वीनस एज अ प्लैनेट। वीनस एज अ प्लैनेट अपने दशांतर दशा में क्या रिजल्ट देगा? प्लैनेटरी सबलॉर्ड, प्लैनेटरी सबलॉर्ड वीनस का कौन है? सूर्य है। तो प्लैनेटरी सबलॉर्ड, सबलॉर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्लैनेट के होते हैं और एक भाव के होते हैं। जैसे देखिए ऊपर वीनस का सबलॉर्ड हमने देखा सूर्य है,
नीचे भाव के सब लॉर्ड दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट जब इसको खत्म करने के बाद हम भाव के सब लॉर्ड को भी पढ़ेंगे, कैसे भाव के सब लॉर्ड को देखा जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि सन के, सूर्य के, हमें नक्षत्र लॉर्ड को देखना आवश्यक है। कहाँ से देखेंगे हम? हमें वापस जो है, हमें वापस सिग्निफिकेटर टेबल पे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं हो रहा है तो देखिए इसको हम क्लोज कर देंगे और हम सूर्य के, ये आ गए हम। देखिए सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है, यहाँ देखें आप, इस टेबल में आपको मिल जाएगा। सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है? वीनस है। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? वीनस 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो सन एज ए सबलॉर्ड सबसे पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, उसके बाद ही वो 5वें या 12वें भाव का रिजल्ट देगा। सबसे पहले सूर्य अपने नक्षत्र स्वामी यानी कि 11th हाउस का रिजल्ट देगा। 11th हाउस से क्या क्या देखते हैं हम? फायदा ही फायदा, इनकम, गेन्स ऑफ एवरी टाइप देखते हैं। तो यही सूर्य ने वीनस की मदद की रिजल्ट देने में। चलिए आप मैंने एक यहाँ पे, ये तो ओरिजिनल हॉरोस्कोप खुला हुआ है सॉफ्टवेयर का, मैंने एक जगह इसको कॉपी पेस्ट किया है, वहां मैं आपको और अच्छे से इसको समझाता हूँ। आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखा करके, ये देखिए मैं इसको, एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड आप जस्ट बेयर विथ मी। मैं एक और ग्राफिक आपके सामने खोल रहा हूँ। इसी ग्राफिक, इसी जो ओरिजिनल हॉरोस्कोप है, इसका हमने कॉपी पेस्ट यहाँ कर लिया, जिसमें कि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे पाऊंगा। ठीक है, वही हॉरोस्कोप है, वहां से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, जिसमें कि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे पाऊंगा। देखिए, देखिए यहाँ वीनस, वीनस को हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम वीनस को यहाँ पर हम वीनस का हम स्क्वायर कर देते हैं, जिसमें कि आप लोग अच्छे से इसको देख करके कंसंट्रेट कर सके। देखिए वीनस, लेटस, ये हमने ये एक बना दिया। चलिए, अब वीनस हम स्टडी कर रहे थे, अभी हमें सन का देखना है। सन के नक्षत्र लॉर्ड, क्योंकि हमने देख लिया कि 5 और 12 से कहानी नहीं बन रही है, हमें सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड यानी कि स्टार लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा। यहां पर आ जाइए, लेफ्ट साइड में हमने ग्रीन से यहाँ फेंस कर दिया है सूर्य का नक्षत्र स्वामी। ये देखिए ऊपर हमने आपके लिए लिख भी दिया है, इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। डी कॉलम क्या है? लॉर्ड ऑफ हाउस। लॉर्ड ऑफ विच हाउस? लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस के सामने देखिए। सी कॉलम क्या है? प्लैनेट इन नक्षत्र ऑफ लॉर्ड। ठीक है, यानी कि प्लैनेट इन नक्षत्र ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस। बी कॉलम क्या है? ऑक्यूपेंट, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, या फिर उस हाउस का, उसका नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है, और ये है प्लैनेट इन नक्षत्र ऑफ ऑक्यूपेंट। जो ये ऑक्यूपेंट्स हैं, इनके नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है, यही ग्रह सबसे ज्यादा रिजल्ट स्ट्रांगली देगा। जैसे सूर्य बैठा हुआ वीनस के नक्षत्र में, तो सूर्य अपने दशा अंतरदशा में 11वें भाव का रिजल्ट देगा, जिसको उसका सब लॉर्ड डिफाइन करेगा। यहाँ सन एज अ सब लॉर्ड, देखिए सन एज अ उपनक्षत्र को हम स्टडी कर रहे हैं। तो सन का उपनक्षत्र, नक्षत्र स्वामी वीनस है, जो कि 11th हाउस में बैठा है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सूर्य का स्टार लॉर्ड की पोजीशन को स्टडी करना होगा। देखिए ये कैसे होगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपकी स्टडी कब कंप्लीट होगी, ये आप देखें। इसको मैं स्टार लॉर्ड, ये मैं सन प्लैनेट पे नीचे देखिए यहाँ आ गया हूं, और ये मैं इसको वीनस को उठा रहा हूं। सन के स्टार लॉर्ड वीनस के सिग्निफिकेशंस को उठा करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूं। मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखिए आप, अब देखिए आप, अब वीनस कैसे रिजल्ट देगा। ये नक्षत्र नाड़ी का जो टेबल है,
ये अब इस तरीके से कंप्लीट होता है अगर आप रिजल्ट को देखेंगे। वीनस हमने देख लिया, 2 3 6 12 का रिजल्ट देगा, अच्छा देगा खराब देगा वो सूर्य बताएगा। सूर्य फाइनली क्या रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र लॉर्ड वीनस जो कि 1 और 11 को सिग्निफाई कर रहा है, इसका रिजल्ट देगा, यानी कि अच्छा रिजल्ट देगा। वीनस की अंतर्दशा जब भी आएगी तो 2 3 6 12 और 1 11 से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए एक हम छोटा सा वो ले लेते हैं। इनका देखिए, यहाँ मैंने ये दशा अंतर्दशा कट पेस्ट कर दिया है। एक एग्जाम्पल, वैसे इनकी उम्र 70 हो गई है, इनके जिंदगी में जब भी वीनस की अंतर्दशाएं इनको फायदा हुआ। 1982 से लेके 1985 तक, यानी जुपिटर में, गुरु में शुक्र की अंतर्दशा चली, इस समय इनका करियर में प्रमोशन हुआ, इनको बहुत फायदा हुआ। फाइनेंशियली, सोसाइटी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनका बोलबाला रहा। उस 3 साल जो अंतर्दशा चली वीनस की, उसमें सूर्य एज ए नक्षत्र स्वामी ने 11वें और फर्स्ट हाउस का रिजल्ट दिया, जिसके चलते इनका चारों दिन को 2 3 6 12 1 11 सबके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। 12 12 से क्या है, इन्वेस्टमेंट्स भी देखते हैं, तो बहुत अच्छे इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स भी किए मार्केट में, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, ठीक हो गया। अब हम आते हैं, देखिए फिर क्या हुआ। फिर बुध में अच्छा चलिए ठीक है, इसको अब हम प्लानिटरी सबलॉर्ड की स्टडी को हम यहां पर खत्म कर देते हैं। प्लानिटरी सबलॉर्ड की स्टडी, प्लैनेट के सबलॉर्ड, फिर से टेबल को देखिए और समझिए बिफोर आई गो टू दी नेक्स्ट थिंग। ये देखिए ऊपर प्लैनेटरी पोजीशन, कोई भी प्लैनेट कैसे रिजल्ट देगा इस टेबल से देखते हैं। उस प्लैनेट का राशि लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र लॉर्ड कौन है, और सब लॉर्ड कौन है, और कैसे रिजल्ट देगा। एक वीनस हमने उठा करके आपको समझाया। किसी भी प्लैनेट कि दशा अंतरदशा में अगर आपको रिजल्ट को स्टडी करना है तो आपको इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। इसी फॉर्मूला, किसी भी, जैसे ये देखिए सारे प्लैनेट्स के नाड़ी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे चंद्रमा का अगर स्टडी करना है तो चंद्रमा क्या दे रहा है, 4 4 10, ठीक है। चंद्रमा 4 में प्लेस्ड किसी में है, कहीं बैठा है। नक्षत्र स्वामी मंगल है, मंगल 1 और 7 दिखा रहा है, तो चंद्रमा 1 और 7 का रिजल्ट देगा। शनि उसको क्वालिफाई करेगा 5 10 11 के थ्रू। और शनि का जो नक्षत्र स्वामी होगा, शनि का नक्षत्र स्वामी आपको कहां से मिलेगा, शनि का नक्षत्र स्वामी ये मंगल है, यानी कि 1 और 7। तो सेम, इट विल रिमेन सेम, 1 और 7 का ही रिजल्ट देगा चंद्रमा अपने दशा अंतर्दशा में। यूं समझना है, हर एक प्लैनेट को वैसा ही स्टडी करना है जैसे मैंने आपको अभी शुक्र का एग्जाम्पल उठा करके दिखाया। चलिए अब हम आते हैं, तो हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा। हमने सीखा ये कि प्लैनेट अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, जिसके रिजल्ट की क्वालिटी को, फल जो पेड़ पेड़ है उसमें फल है, फल फल जो नक्षत्र स्वामी आपको उसके चलते फल होता है। फल अच्छा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, वो कौन डिसाइड करेगा, नक्षत्र, उस प्लैनेट का उप नक्षत्र यानी सबलॉर्ड डिसाइड करेगा। सबलॉर्ड कैसे डिसाइड करेगा, सबलॉर्ड किस किसके नक्षत्र में प्लेस्ड है, वो उसका नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उसी हाउस के मुताबिक रिजल्ट देगा। ये हमने अभी सीखा, प्लैनेटरी सबलॉर्ड के उप नक्षत्र या सबलॉर्ड को कैसे स्टडी करते हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार कस्पल सबलॉर्ड भी होते हैं। कस्पल सबलॉर्ड, कस्प किसको बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, हाउस को बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए, ये 1 से लेकर के 12 तक लेफ्ट साइड में देखिए कर्सर को, कस्प्स दिए हुए हैं। कस्प के भी जो है नक्षत्र स्वामी होते हैं, और कस्प के भी सब लॉर्ड होते हैं। किसी भी कस्प का रिजल्ट, किसी भी हाउस का रिजल्ट कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा खराब रहेगा,
वो कस्प जिस चीज को सिग्निफाई करता है, जैसे सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस से हम क्या देखते हैं, मैरिज देखते हैं। तो सेवेंथ का सबलॉर्ड जो है इसमें कौन है, सबलॉर्ड है सेवेंथ का मरकरी। मरकरी डिसाइड करेगा कि शादी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो शादी कैसी रहेगी। तो उसका फॉर्मूला एक अलग होता है देखने का, वो आप लोगों को पता होगा, कृष्णमूर्ति पद्धति में 2 7 11 से अगर सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड कनेक्टेड होता है तो शादी प्रॉमिस्ड होती है। लेकिन आज हम शादी के एग्जाम्पल को नहीं पकड़ रहे हैं, हम चले आ रहे हैं, हम 8वें भाव के सबलॉर्ड को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं 8वें भाव को, क्योंकि 8वां भाव किसी भी हॉरोस्कोप का सबसे दुष्ट भाव माना जाता है। 8वां भाव, एट्थ हाउस, देखिए यहाँ एट्थ हाउस का सबलॉर्ड है वीनस। एट्थ हाउस से हम क्या क्या, एट्थ हाउस जब हमारे सामने दिमाग में आता है तो हम एट्थ हाउस से क्या समझते हैं, एट्थ हाउस पीड़ा देता है, एट्थ हाउस बीमारी भी देता है, एक्सीडेंट देता है, तकलीफ देता है, ऑब्स्टिकल्स देता है, अड़चने देता है, कुछ पॉजिटिव्स भी देता है, पॉजिटिव बहुत बड़ा देता है। इजी मनी, सडन, अचानक कहीं से लॉटरी निकल गई, इनहेरिटेंस, आपके पिताजी ने या किसी ने आपके नाम विल छोड़ गए, वो आपको मिल गया। ये 8वें भाव से देखा जाता है। लेकिन 8वां भाव जाना जाता है ज्यादातर, जैसे 12वां नेगेटिव, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं 12वें को, उसी तरीके से 8वें को भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। लेकिन 8वें का जो सबलॉर्ड है, वो कौन सा ग्रह है, सबलॉर्ड वही डिसाइड करेगा क्या 8वें के रिजल्ट्स हमें अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, जैसे इनहेरिटेंस है, इजी मनी है, या फिर जैसे 8वें से रिसर्च वर्क भी होता है, 8वें से एस्ट्रोलॉजर, आप एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, जैसा कि ये सज्जन एस्ट्रोलॉजी में ही है, 8वें से एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, या फिर 8वें से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, हर चीज में आपको पीड़ा होगी, टेंशन रहेगा, सुसाइडल टेंडेंसीज रहेंगी अगर सबलॉर्ड खराब है। तो फिर 8वें का सबलॉर्ड कौन है यहाँ, 8वें का सबलॉर्ड है, देखिए एट्थ हाउस के सामने वीनस। वीनस हम ऑलरेडी, हम ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं 8वें भाव में वीनस एज अ प्लैनेट को हम स्टडी कर चुके हैं। तो वीनस यहाँ क्या हुआ, वीनस यहाँ एक प्लैनेट है और वो 8वें भाव का सबलॉर्ड बन गया। तो वीनस की प्रवृत्ति इस हॉरोस्कोप में हम देख चुके हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 8वें भाव का खराब रिजल्ट इनको कम मिलेगा। और अगर अगर 8वें भाव को कोई खराब रिजल्ट मिलेगा भी तो उसमें जल्दी सुधार हो जाएगा। और 8वें भाव से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलने हैं, वो शायद इनको ज्यादा मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे सीधे देखते हैं 8वें भाव से रिलेटेड। वीनस को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वीनस 1 और 11, 2 3 6 10 11 अपने सबलॉर्ड के थ्रू क्या दे सकता है तो हम देख चुके हैं। अब 8वें भाव से हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, वीनस के सिग्निफिकेशंस में 11th हाउस बहुत स्ट्रांगली आता है उभर करके, आपने देख लिया, हमने आपको समझाया वीनस के सिग्निफिकेशंस में। 11वां किस चीज का है, इनकम का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का है, दोस्ती यारी का है, अच्छा ही अच्छा है। तो देखिए, जब अब हम आ जाते हैं 2013 से लेके 16 में, बुद्ध की महादशा में जब वीनस की, शुक्र की अंतरदशा आई, तो शुक्र 8वें का सबलॉर्ड है, 11वें से कनेक्टेड है, क्योंकि 11वां को सिग्निफाई करता है बहुत स्ट्रांगली, हमने देख लिया थ्रू इट सबलॉर्ड। तो अब हम 8वें भाव के सबलॉर्ड को कैसे पढ़ेंगे, शुक्र है, तो हमें क्या करना होगा, 8वें भाव के सबलॉर्ड को देखना होगा। 8वें भाव का सबलॉर्ड कौन है, शुक्र है। शुक्र का सबलॉर्ड कौन है, अभी हमने पढ़ा था,
सॉरी, शुक्र का सब लॉर्ड कौन है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सूर्य है। सूर्य है। तो शुक्र जो है आठवें भाव का सबलॉर्ड है, और सबलॉर्ड का सबलॉर्ड सूर्य है। तो कैसा रिजल्ट मिलना है? आठवें से 11वां कनेक्टेड है, आप लोग इस चीज को देख लिए। तो जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, 2016 में, 2013 से लेकर के 2016 में बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चली, तो इनको बहुत बड़ा इनहेरिटेंस, विल के थ्रू, प्रॉपर्टी, पैसे, सारा कुछ इनको मिला। वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि आठवें भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो है, शुक्र जो है, वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है। और उसका भी जो सब लॉर्ड है, उसका भी जो सब लॉर्ड है सूर्य, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट को प्रॉमिस करता है। तो शुक्र आठवें भाव का रिजल्ट अपने सब लॉर्ड सन के थ्रू दिया 11वें भाव। आठवां और 11 कनेक्ट हो गया, क्योंकि आठवें का सब लॉर्ड वीनस है। वीनस 11 को सिग्निफाई करता है। वीनस का सब लॉर्ड सन है, जो कि 11 वीनस के ही नक्षत्र में बैठा है, और 11 को वो भी सिग्निफाई करता है। तो इनको एक लंबा इनहेरिटेंस मिला, बहुत फायदा हुआ। लेकिन फिर हम एक और छोटे से एग्जाम्पल पर आते हैं कि ऐसा नहीं है। अभी हमने शुक्र की बात की, आठवें भाव का हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि आठवें भाव का कोई भी खराब रिजल्ट इनके जिंदगी में नहीं आएगा। आएगा, डिपेंड करेगा किसकी महादशा है। अब आप देखें, जब जुपिटर की महादशा इनकी, जुपिटर में जब मंगल, ये देखिए 1988 का टाइम था वो, जुपिटर में मंगल, ठीक है, गुरु में मंगल की महादशा अंतरदशा चली, तो इनका एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट को कैसे देखते हैं, कौन कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं? आठवां, 12वां और चौथा। अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, द फोर्थ ट्राइगॉन जिसको बोलते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कृष्णमूर्ति पद्धति में सुना है कि नहीं। जैसे 1, 5, 9 की एक तिकड़ी होती है, ठीक है, 4, 8, 12 की तिकड़ी होती है, जो कि बहुत खराब माना जाता है। जब इसके कॉम्बिनेशन आते हैं तो फिर उसमें पीड़ा ही दुखी दुख, अगर वो कॉम्बिनेशन आ गया तो देखिए, इस पीरियड में जुपिटर और मार्स क्या दिखा रहे हैं? जुपिटर को देखिए, यहाँ पे कर्सर को देखिए, आठवें भाव के सामने जुपिटर है, 12वें भाव के सामने, इसको थोड़ा सा, हाँ, जुपिटर इज सिग्निफिकेटर ऑफ 12 और 8, दोनों एक्सीडेंट के भाव। एंड मार्स, मंगल इज सिग्निफिकेटर ऑफ फोर्थ। तो इसमें इनको आठवें भाव का रिजल्ट मिला, एक्सीडेंट इनका हुआ। ऐसा नहीं है कि आठवां भाव में आपको जो पीड़ा अगर लिखी है उस दशा अंतरदशा में, तो पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा होगी, लेकिन पीड़ा, एक्सीडेंट हुआ तो क्या वो हॉस्पिटल पहुंचे? नहीं पहुंचे। बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, नहीं हुआ, छोटा एक्सीडेंट हुआ। क्यों? क्योंकि आठवें भाव का सब लॉर्ड जो है ना, वो बहुत फेवरेबल है, इसीलिए उसने एक्सीडेंट तो नहीं रोक पाया, लेकिन छोटी मोटी चोट देकर के जल्दी से रिकवरी करवा दी। इसी की जगह अगर प्रिज्यूम कीजिए कि आठवें भाव का सबलॉर्ड जो वीनस है, इसके जगह कोई ऐसा सबलॉर्ड होता है जिसका सिग्निफिकेशन 12th हाउस का हो जाता, जैसे जुपिटर 12th हाउस का सिग्निफिकेटर है। अगर यहाँ आठवें भाव का सिग्निफिकेटर बन जाता जुपिटर, आठवें भाव का सब लॉर्ड, सॉरी, सब लॉर्ड अगर बन जाता, उपनक्षत्र स्वामी बन जाता, तो इट कुड हैव बीन अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट। और वो चोट के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचना निश्चित था, क्योंकि आठवां भाव तो एक्सीडेंट चोट देता ही है। 12वें भाव का सिग्निफिकेटर भी जुपिटर है, तो वो हॉस्पिटल जरूर ले जाता। तो उप कस्पल सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड जो होता है, किसी भी कस्प का सबलॉर्ड जो होता है, वो कैसा रिजल्ट उस हाउस का देगा, उस कस्प का देगा, वो भी डिपेंड करता है कि उसका नक्शा, उसका भी सबलॉर्ड का सबलॉर्ड हमें
क्या दिखा रहा है उसको पढ़ना हमें जरूरी है। सब लॉर्ड के नक्षत्र स्वामी को देखना, उससे आगे नहीं बढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। सब लॉर्ड के नक्षत्र स्वामी तक सीमित रखना, उससे आगे नहीं बढ़ना है कि फिर हम उसके भी सब लॉर्ड के देख लिए, नहीं। अदरवाइज वी विल कीप गोइंग इन सर्कल्स। नो, सब लॉर्ड को देखना है। तो कोई भी रिजल्ट, वो प्लैनेट का हो या हाउस का, अब जो कहने का हमारा मतलब ये है कि देखिए, जैसे ये आप ये सब लॉर्ड्स देखिए इनके, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जो है मरकरी है। तो मरकरी फर्स्ट हाउस, यानी कि फर्स्ट हाउस क्या होता है? इट इज द सेल्फ। कैसी जिंदगी रहेगी ओवरऑल, कैसी लाइफ रहेगी, उसको मरकरी अपने सिग्निफिकेशंस के थ्रू और अपने सब लॉर्ड के थ्रू डिफाइन करेगा। सेकंड हाउस से क्या देखते हैं हम लोग? वेल्थ देखते हैं, फैमिली देखते हैं, सोसाइटी में स्टेटस देखते हैं। कौन है? वीनस है। वीनस को हम स्टडी कर चुके हैं। तो ओवरऑल मोटा मोटी ठीक ही रही लाइफ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजा बन गया। अगर महादशा वीनस की आ जाती तो शायद ये राजा बन जाते। थर्ड हाउस कौन है? वीनस। अगेन थर्ड हाउस इज अ गुड हाउस। यंगर ब्रदर्स, जर्नीज बहुत इन्होंने की, इनको लिखने का पढ़ने का शौक है, लिखने का पढ़ने का शौक है। फोर्थ हाउस चंद्रमा। चंद्रमा, फोर्थ हाउस क्या क्या देता है? अगर चंद्रमा अच्छा है, उसका सब लॉर्ड अच्छा है, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, घोड़ा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, माता जी की लाइफ है, वो सब ठीक रहेगा। फिफ्थ हाउस सैटर्न है। सैटर्न के सिग्निफिकेशंस पर डिपेंड करेगा कि फिफ्थ हाउस के रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। फिफ्थ हाउस किस चीज का है? फिफ्थ हाउस से आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, क्रिएटिविटी का कुछ काम कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का भी हाउस होता है। तो डिपेंड करेगा कौन से भाव का सब लॉर्ड कौन है, उसके किस तरह के सिग्निफिकेशंस हैं, और उसके सब लॉर्ड के कैसे सिग्निफिकेशंस हैं। ये हम देख करके ही जो है एक किसी हॉरोस्कोप को हम स्टडी कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी स्टडी एनी हॉरोस्कोप। अगर आप लोगों ने हमारा क्लास का लास्ट वीडियो देखा हो, हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप, तो उसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। और दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है कि सबलॉर्ड के सबलॉर्ड उपनक्षत्र के उपनक्षत्र को देखना है, कैसे देखना है, ये हमारी अपनी थियोरी नहीं है। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 3 किताबें हैं, ये आपके स्क्रीन पर अब आ गई होगी। 3 किताबें हैं, देखिए। सबलॉर्ड स्पीक्स वन, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। ये 3 किताबें हैं। मिस्टर के एम सुब्रमण्यम एक बहुत ख्याति प्राप्त केपी एस्ट्रोलॉजर थे। केपी उन्होंने कृष्णमूर्ति जी से डायरेक्टली सीखा था। उनकी ये थियोरी है कि सब लॉर्ड को बगैर देखे आप कोई भी निर्णय, कोई भी प्रिडिक्शन ना दें। ये 3 किताबों में ये बहुत सारे आपको आर्टिकल्स, रियल लाइफ आर्टिकल्स मिलेंगे, अपने भी हॉरोस्कोप के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है उसमें। ये 3 किताबों का अध्ययन आप जब ई बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है ऑनलाइन। ये मेरी भी एक मैगजीन चला करती थी 96 97 में, जब मैं दिल्ली में था, केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी के नाम से। उस मैगजीन के लिए भी ये आर्टिकल लिखते थे मिस्टर के एम सुब्रमण्यम। और इसी पर सब लॉर्ड स्पीक्स करके उनका आता ही था। सब लॉर्ड इज द किंग, सब लॉर्ड स्पीक्स करके ही उनके आर्टिकल्स आते ही थे। सब लॉर्ड इज द सुप्रीमो, इस टाइप के आर्टिकल्स उनके रहते। ये 3 किताबों को आप जरूर पढ़िए। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद मैं हमारी कोशिश आज कामयाब है। आप समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और ये किसी और का हॉरोस्कोप नहीं है, ये मेरा खुद का हॉरोस्कोप है। ठीक है, आपने देखा 12वां घर, 8वां घर का कनेक्शन जुपिटर से, वीनस से, 5वें से होने से एक आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। क्योंकि मैं बना हूं, अब कितना सक्सेसफुल नहीं हूं वो अलग बात है। और शुक्र की जब जब मेरी अंतरदशाएं चली हैं अभी तक, कभी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो मुझे फायदा होता है।
कभी मुझे फायदा होने लगता है तो मैं अपना ट्रैक भूल जाता हूँ रखना, तो मैं खोल करके देखता हूँ कि शुक्र की कोई प्रत्यंतर या सूक्ष्म कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार जो है आप किसी भी हॉरोस्कोप को, हाँ एक कॉशन जरूर है कि सबलॉर्ड की स्टडी जो है नेटल हॉरोस्कोप में आप तभी कर सकते हैं जबकि टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज आपको पता है कि 2 से 8 मिनट 10 मिनट में सबलॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर आपके प्रिडिक्शंस गलत होने लगेंगे। कस्पल सबलॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं, और कस्पल सबलॉर्ड चेंज हो जाएगा तो सारे प्रिडिक्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका सेकंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, जैसे वीनस है, वीनस दिखा रहा है कस्पल सबलॉर्ड है, 10 मिनट अगर फर्क ऊपर नीचे हो गया तो या तो फिर वो सूर्य हो जाएगा, या फिर जो है वीनस के पहले केतु हो जाएगा, तो सारे प्रेडिक्शंस वो चेंज हो जाएंगे। तो टाइम ऑफ बर्थ जब तक करेक्ट नहीं है तब तक आप कस्पल सबलॉर्ड को लेकर के प्रेडिक्शन ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में, ये इस कॉन्सेप्ट को फाइनली शायद मैं क्लियर पाऊंगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स दीजिए मुझे। ये पार्ट 1 था। अभी और के एम सुब्रमण्यम की किताब से एक दो मैं और एग्जाम्पल पार्ट 2 पार्ट 3 करके कल या परसों मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और जो मैंने फोर्थ ट्राइगॉन की बात की है, जो कि एक्सीडेंट्स देता है या बुरे इवेंट्स देता है लाइफ में, ये सब कुछ नई चीजें आपको केपी में मुझे देखने में नहीं मिलता है यूट्यूब पे कि कोई सिखा रहा है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।